नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवचन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में और मेरे साथ है गरिमा दसौनी जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ठीक है। थोड़ा अब ये वोटिंग होने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा मामला बढ़ चुका है, गर्मा गया है थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि अभी ईवीएम की बात भी निकल के आई हुई है। गणेश गोदियाल जी का एक बयान आया है कि ईवीएम को लेकर हमारे प्रवक्ता सचेत हो जाएं और जितने अध्यक्ष वगैरह हैं वो सचेत हो जाएं। क्यों ईवीएम को लेकर आप लोग इतने चिंतित हैं? हर बार ईवीएम को लेकर इतनी चिंता क्यों? नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ गलतफहमी ज़रूर है। ईवीएम को लेकर हमारे नेताओं का बयान नहीं आया है, उनका बयान आया है स्ट्रांग रूम को लेकर। स्ट्रांग रूम जो सील किया गया है, क्योंकि हम दूध के जले हैं, हम छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि किस तरह से वीडियोज़ वायरल हुए थे और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए थे, बहुत ज़्यादा चर्चित रहे थे, जिस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कई प्रदेशों के चुनाव में की गई थी। ऐसे में क्योंकि यहाँ पर सुनिश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन खिसक रही है, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तो हमें अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही निचले स्तर के बयानों की तरह कितने भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं, ये केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति के लिए, क्योंकि सत्ता की भूख बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी को। पूरे 5 साल वो चुनावी मोड में रहते हैं। जनता के विकास, जनता के रोजगार, महंगाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और आपने देखा इस चुनाव में तो उन्होंने इतना स्तरहीन राजनीति की है, जो बयानबाजियां, मेरी पिछली दफ़ा भी आपसे बात हुई कि कितने निचले स्तर की बयानबाजियां केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आके करके गए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतागण अगर अपने जिला अध्यक्ष गणों को और ब्लॉक अध्यक्ष गणों को सचेत कर रहे हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं कि एक वॉच डॉग की तरह, एक चौकीदार की तरह स्ट्रांग रूम की निगरानी करिए, कुछ भी उठापटक की जा सकती है या छेड़खानी स्ट्रांग रूम के संग की जा सकती है, तो इसमें गलत क्या है? हमने किसी से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, हमने बस अपने सामान की चौकीदारी करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को बोला है और मुझे लगता है इससे किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अभी आपने भाजपा का जिक्र किया तो थोड़ा सा एक सवाल मेरे मन में आ गया। मदन कौशिक जी को लेकर एक वायरल ट्वीट हो रहा है जिसके लिए आज एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। उसको लेकर वहाँ से भाजपा से बयान आता है कि कांग्रेस का किया धरा है, कांग्रेस इस तरीके के काम कर रही है, इस तरीके का बढ़ावा दे रही है कि हमारे उम्मीदवारों ने इस तरीके का आरोप लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का नाम आ रहा है। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि जो जैसा होता है उसको दूसरे भी वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फोटोशॉप्ड वीडियोस के लिए या इस तरह के फोटोशॉप्ड ट्विटर्स के लिए जानी जाती है। उनका जो ट्रोल आर्मी है या आईटी सेल है, वो नकारात्मकता देश के अंदर ज़्यादा फैलाने की कोशिश करता है इन्हीं सब के बेसिस पे। तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके ट्वीट के साथ छेड़खानी करी है। हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो सीधे रास्ते से, जब सरकार हमारी बन रही है तो हमें उल्टा रास्ता अपनाने की क्या ज़रूरत है। इस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल ये आता है। अभी सिलेंडर को लेकर थोड़ी सी बातचीत हुई थी, आप लोग के होर्डिंग्स पे लगा हुआ था कि 500 का सिलेंडर, लेकिन प्रीतम सिंह जी का बयान आ जाता है कि 500 का नहीं, वो सिर्फ एक तबके के लिए। फिर हरीश रावत जी का भी बयान आता है कि एक तबके के लिए। आज जरूर उन्होंने इस पर करेक्शन किया है कि आप सभी को प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 500 कर दिया जाएगा। इस तरीके के जो मैनिफेस्टो में एक बार लिख दिया गया है, तो फिर उससे अपनी बात से हटने वाली बात कांग्रेस में कहाँ से आ गई? नहीं, मुझे लगता है कि आपने अनंतो गत्वा जो कहा है नेताओं ने, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बीच में सारी बातें उछल कर आई, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने भी इस बात का खंडन किया है। आज के तमाम अखबारों में उनका बयान छपा हुआ है कि सभी को प्रति परिवार हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और ये इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो एपीएल है या बीपीएल है। हम सबके लिए ये प्रावधान रखेंगे। हमने उसमें होमवर्क किया है। 24 से 25 लाख घर हैं या परिवार हैं उत्तराखंड के अंदर जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, उपभोक्ता हैं। ऐसे में इसका खर्च भी हमने निकाल लिया है कि पूरे बजट में से 1.1% इस पर खर्चा आ रहा है और मातृ शक्ति को राहत देने के लिए, महंगाई से निजात देने के लिए कांग्रेस पार्टी कम से कम 1.1% बजट तो दे ही सकती है। और ये अपनी अपनी प्राथमिकताएं और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ का सवाल होता है। कांग्रेस की हमेशा प्रायोरिटी रही है गरीब तबके को या आम जनता को राहत देना, और उसी के चलते हमने इस पर बहुत होमवर्क किया है, बहुत विचार विमर्श किया है, तब ये योजना लॉन्च करी है। पहली बात। दूसरी बात, यह हमारे 4 धाम 4 काम में से एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके लिए हमने कहा है कि एक पूर्णकालिक मंत्री होगा, एक मंत्रालय होगा, एक प्रमुख सचिव इसके लिए हम नियुक्त करेंगे, डेप्यूट करेंगे, और जो कि
वार्षिक रिपोर्ट जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रखेंगे कि हमारे ये चारों पायलट प्रोजेक्ट्स पे कितना हम प्रोग्रेस कर पाए हैं। तो हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हमारी जो प्रगति रिपोर्ट है, वो हम वार्षिक तौर पर जनता के सामने रखेंगे भी। लेकिन जो अन्य नेता लोग हैं, अन्य पार्टी है ना, ये इसे थोड़ा सा ये देख रही है कि कांग्रेस में कुछ मतभेद भी चल रहा है, बीच में अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से ऐसे बयान आ रहे हैं। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। मैनिफेस्टो को लेकर कोई हमारे वहाँ मतभेद भी नहीं है, मतभिन्नता भी नहीं है। सबके साथ सलाह मशविरा करके ही इन सब बातों को, रोड मैप को रखा गया था और जनता के साथ हम कोई छलावा नहीं कर रहे। हम आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं कि हमारे रजीम में, हमारे कार्यकाल में 500 से ऊपर सिलेंडर नहीं जाएगा, महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनकी 500 रुपये की बचत होगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं। अपने समझ में कुछ भूल हो सकती है, उस भूल को रेक्टिफाई कर लिया गया है और मुझे लगता है अब सबका एक समान एक स्टैंड है कि हाँ, हम प्रति परिवार एक सिलेंडर हम जो है वो 500 रुपये में देंगे। अच्छा, अब हरीश रावत जी के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हरीश रावत जी का कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि मैं या तो मुख्यमंत्री रहूँगा या फिर मैं घर बैठूँगा। और वहीं पंजाब में उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को एक दलित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मिलना चाहिए। दोनों बातों में बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, फ़र्क इसलिए नहीं है कि ये उनकी व्यक्तिगत मंशा है कि उत्तराखंड के अंदर भी कोई दलित व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत विचार अगर रखूं तो मैं चाहूँगी कि एक महिला मुख्यमंत्री बने। मैं चाहूँगी एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी एक महिला हमको देखने को मिले, क्योंकि महिलाओं में हर क्षमता होती है। वैसे ही वो भी चाहते हैं कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नेतृत्व करने की उनके अंदर भी क्षमता है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। पर ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने आंख बंद होने से पहले पहले ऐसा देखना चाहूँगा। ये उन्होंने नहीं कहा कि 2022 में ही मुझे कोई दलित मुख्यमंत्री चाहिए। तो ऐसे में 2022 में जब हमारी अभी सरकार बनती है तो उसके बाद किस करवट ऊँट बैठता है वो तो देखने वाली बात होगी। तो आपको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं या फिर घर बैठ रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे उसमें सत्यता लगती है। जो उनका बयान है वो बहुत ही इनोसेंट बयान है, बहुत ही सत्यवादी बयान है। उनके पास वाकई कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो मुखिया रह चुके हैं प्रदेश के। और आपने कभी भी किसी व्यक्ति का डिमोशन होते हुए कम ही देखा होगा। हर व्यक्ति का प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता। तो ऐसे में जो व्यक्ति विधायक रहा हो वो प्रधान का चुनाव नहीं लड़ता। उसी तरह से जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो वो किसी के अधीन क्यों काम करेंगे? ऐसे में उनके पास वाकई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। और जहाँ तक घर बैठने वाली बात है, इस बात से उनके मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी को जो भी जानते हैं वो जानते हैं कि वो संघर्षशील व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि वो जनता की आवाज़ या गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाना कभी बंद कर ही नहीं सकते। ऐसे में लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं। नए नए रोड मैप्स या ब्लूप्रिंट्स उनके पास आते रहते हैं। बहुत विजन वाले नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। यूं ही जो है केंद्रीय मंत्री उनके ऊपर प्रहार पे प्रहार नहीं बोल रहे हैं, तो उनके कद को देखकर ही ये सब किया जा रहा है। तो उनके घर बैठने वाले बयान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माननीय हरीश रावत जी अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लगातार संघर्ष करेंगे। उनके अंदर एक जिजीविषा है जो हम सबको प्रेरणा देती है। अच्छा, इस पे भाजपा की तरफ से ये रिप्लाई आया है कि जो बागी नेता भाजपा से कांग्रेस में गए हैं उनकी जाने की वजह से जो बौखलाहट हुई है, इस कारण इस तरीके के बयान निकल के आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहती हूं कि वो पहले अपना घर संभालें। उनके वहां काफ़ी बवाल हो चुका है, काफ़ी आग लग चुकी है और कार्यकर्ताओं के बयानों से नहीं, विधायकों के, विधायक प्रत्याशी जो हैं अपने अध्यक्ष के ऊपर प्रहार बोल रहे हैं। और मैं धामी जी, जो कि इसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दे रहे हैं, धामी जी से कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ सब दावा ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। और हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार है दावा ठोकने का। हर एक व्यक्ति को अधिकार है लोकतंत्र में सपना देखने का कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो बनते हैं उनके सर पर सींग नहीं होते। वो भी हमारी तरह, आपकी तरह आम आदमी होते हैं। लेकिन हमारे वहाँ कम से कम हमारी पार्टी में षड्यंत्र नहीं चल रहे हैं। पहले आपने मुख्यमंत्री के रास्ते से, अपने रास्ते से रोड़े हटाने के लिए त्रिवेंद्र रावत जी की राजनीतिक हत्या कर दी। उनको आपने टिकट नहीं मिलने दिया। और अब आप अपने ये जो आपकी कूटरी के या आपके किचन कैबिनेट के विधायक हैं उनसे लगातार मदन कौशिक पर हमले बुलवा रहे हैं। आप
सब जानते हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि यतीश्वरानंद के घर पर आप पूजा करने के लिए गए थे या उनके कार्यालय के उद्घाटन पर गए थे। तो संजय गुप्ता और यतीश्वरानंद किस कैबिनेट के आदमी हैं या किसके किचन कैबिनेट के लोग हैं? हरभजन सिंह चीमा किसके व्यक्ति हैं? कैलाश गहतोड़ी किसके व्यक्ति हैं? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप जिस तरह से मदन कौशिक को भी अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है और मैं मुख्यमंत्री बनूं, इससे पहले ज़रूरी है कि मैं अपने कांटों को, नोकों को ठीक कर लूं या कांटों को रास्ते से हटा लूं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। मुंगेरी लाल के सपने आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। आप लोगों की अराजक और अहंकारी सरकार, आप लोगों की कुनीतियों और कुप्रबंधन से ही तो जनता ने आहत होकर, आजिज आकर इस बार मताधिकार का प्रयोग किया है। इस बार सत्ता विरोधी लहर प्रदेश में थी और इस बार कांग्रेस पार्टी को लोग सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं, इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने शायद आप देख रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से गरिमा दसौनी जी का गुस्सा इस बात पर फूटा है कि किस तरीके से भाजपा बार बार कांग्रेस पर प्रहार कर रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो इस पर गरिमा दसौनी जी ने क्या कहा ये आपने भी सुना। और कहीं ना कहीं जो मदन कौशिक जी वाला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वाला मुद्दा था, उसमें क्या कुछ गरिमा दसौनी जी ने कहा ये भी आप लोगों ने सुना। तब तक इसी तरीके की अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।